Assalamu alaikum. I hope all of my students are safe and sound wherever they are, and I wish I could teach them face to face, as making these videos and all these notes is very difficult. Anyways, Allah हम सबकी मुश्किल आसान करे. Okay, coming towards today's topic, cost of production. Now, as far as my students of first year are concerned, in their smart syllabus it's mentioned कि cost of production का meaning, fixed cost, variable cost, total cost, ये specifically mentioned है उनके कोर्स में. तो ये वीडियो डेफिनेटली उनके काम की भी है. ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा. और इससे आगे भी मैं बताऊंगी एवरेज कॉस्ट्स, तमाम कॉस्ट्स की एवरेजेस क्या होती हैं, उनके क्या रिलेशनशिप है, उनका क्या मीनिंग है, उनके क्या ग्राफ्स हैं, क्योंकि इसके बग़ैर मार्केट्स हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. तो वो कोर्स में मेंशन है कि नहीं, वो हमें खामखा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर. अच्छा, ये चैप्टर नंबर 13 है उन बच्चों के लिए जो हबीबुल्ला वसीर की बुक फॉलो कर रहे हैं, और जो मेरे बीएस के स्टूडेंट्स अब्दुल हलीम ख्वाजा की बुक फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 13 में ही हैं. और ज़रा से टॉपिक्स जो हैं वो ज़रा से स्कैटर्ड हैं. पैटर्न उनका या कह लो तरतीब ऐसी नहीं है जैसे इस वीडियो में मैंने बनाई है, लेकिन टॉपिक्स आर ऑल देयर एंड आई होप इट विल बिकम क्लियर टू यू. जो मेरे बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनकी कोर्स में आई थिंक दिस इज़ क्लियर. उनके कोर्स में ये बहुत क्लियरली मैंशनड है. मीनिंग ऑफ कॉस्ट, काइंड्स ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम फैक्टर, रेवेन्यू, काइंड्स ऑफ रेवेन्यू, और यही तमाम चीज़ें फ़र्स्ट ईयर के कोर्स में भी हैं. तो इस वीडियो में हम ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे. रेवेन्यू के लिए आई विल हैव टू मेक अनदर वन. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जैसे मैंने अपनी पहले एक वीडियो में कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर, बिकॉज he tries to produce at minimum possible cost so that he or she can earn higher levels of profits. तो cost of production एक बहुत important aspect है. ठीक है, cost of production कहते किसे हैं? Cost of production is the sum of all expenses which a producer has to bear for प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी. तमाम वो ख़र्चा जो उसे बर्दाश्त करना पड़ता है वो कॉस्ट में शामिल है. इट इंक्लूड्स वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड द अमाउंट पेड फॉर रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स, पावर, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा. यानी ये तमाम चीज़ें उसकी कॉस्ट का हिस्सा हैं. ठीक है, कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट. अब आप कहेंगे कि ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? बस अभी तो इतना समझ लें कि कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट भी शामिल है. अभी मैं बताऊंगी नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है. ठीक है, तो वो तमाम एक्सपेंडिचर जो एक प्रोड्यूसर करता है इन तमाम चीज़ों के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वो उसका ख़र्चा कहलाता है, एक्सपेंडिचर है उसका. अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जो हैं वो 3 पार्ट्स हो सकते हैं: explicit costs, implicit costs और normal profit. I'll begin with normal profit first, क्योंकि इसका ज़िक्र अभी ही यहाँ पर मैंने किया है. देखिए, एक होता है प्योर प्रॉफिट या जिसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं. फॉर इंस्टेंस, आपने एक चीज़ पर बनाने का ख़र्चा आपका 10 रुपये हुआ था, और जब आपने उसको मार्केट में 12 रुपये लेट्स से उस पर आपने उसको बेचने पर उस पर कामयाब हो गए, तो आपका 2 रुपीज़ जो होगा वो आपका प्रॉफिट है. लेकिन अगर कोई चीज़ आपने 10 रुपीज़ में प्रोड्यूस की थी, 10 रुपये उस पर ख़र्चा आया था बनाने पे, और वो 10 ही रुपये में सेल हो गई, तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा. इसीलिए यहाँ पे मैंने ऊपर कहा था कि कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट शामिल होता है. तो नॉर्मल प्रॉफिट इन अदर वर्ड्स बेसिक ख़र्चा है ना, जो किसी चीज़ के बनाने पर
हुआ होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे इसका मीनिंग मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ द मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड टू कीप अ फर्म इन बिजनेस। यानी अगर जैसे ये 10 रुपए की किसी फर्म ने एक चीज़ बनाई है तो वो बिज़नेस कंटिन्यू कर सके, दोबारा 10 रुपए का एक आइटम या एक कमोडिटी बना सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको मिनिमम 10 रुपए में तो बेचे। अगर वो 10 से भी कम में बेच रही है, 8 में लेट से बिकता है, तो उसको तो 2 रुपए का लॉस है। तो एटलीस्ट उसको बिजनेस में रहने के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ज़रूरी है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे, यानी जितना उसने उस चीज़ पे स्पेंड किया था कम से कम उतना तो कमा ले। अगर एक्सपेंडिचर से या कॉस्ट से ओवर एंड अबव कुछ कमा लिया तो वो प्योर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक हो गया, अभी क्लियर हो जाना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब। अब आते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स की तरफ। ये हैं तो सारी कॉस्ट्स ही, लेकिन नाम डिफरेंट है। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स क्या होती हैं? दीज आर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स लाइक वेजेस, यानी आपने लेबर को वेजेस देनी हो, आपने कैपिटल बैंक से लोन उठाया हुआ है, आपने उस पर इंटरेस्ट पे करना है, रेंट आपने लैंड पर पे करना है, आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा उसका ख़र्चा हो गया, फ्यूल पे पैसे लग गए, ट्रांसपोर्टेशन पे आपके पैसे लग गए, गाड़ी ख़रीदी या और गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह। ये वो तमाम ख़र्चे हैं जो एक्चुअली में आपको अपनी जेब से किसी आउटसाइडर को पे करने पड़ेंगे। सो दीज आर ऑल कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स। ठीक। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट्स क्या होती हैं? दीज आर एस्टिमेटेड चार्जेस फॉर द यूज़ ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लेट्स से आपकी एक फर्म है, एक फैक्ट्री है, कारखाना है, उसमें आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं। तो अगर आप मैनेजर सर्विसेज खुद ना दे रहे होते तो आपने किसी और को बाहर से हायर करके उसको तनख्वाह तो देनी थी ना, मंथली उसको वेजेस तो देने थे। तो आप जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्या वो अनअकाउंटेड चली जाएंगी? उसका हिसाब आप कॉस्ट में नहीं डालेंगे? आप बिल्कुल डालेंगे, लेकिन वो क्या कहलाएगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी आप ये सोचेंगे कि अगर ये मैं बाहर से मैनेजर रखता तो उसको मुझे महीने का 25,000 30,000 या व्हाट्सोएवर मुझे उसको देना पड़ता, तो वो 30,000 आप एट द एंड ऑफ द मंथ अपने कॉस्ट्स में ऐड करेंगे, बट इट विल नॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि आपने बाहर से किसी आउटसाइडर को पे नहीं किया। अगर किया होता वेजेस की फॉर्म में तो वो एक्सप्लिसिट होती, लेकिन आप बजाते खुद एज अ मैनेजर ये काम कर रहे थे तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट बन गई। ठीक है। इसी तरह अगर आपका सेल्फ ओन्ड कैपिटल है, या आप अपनी ही प्रॉपर्टी में पे आपने कोई बिज़नेस खोला हुआ है, यानी आपको रेंट नहीं पे करना, तो ये तमाम सारे अनअकाउंटेड या बग़ैर कॉस्ट में शामिल किए नहीं जा सकते, ये कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। और आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी कॉस्ट? आप ये यू विल थिंक दैट व्हाट वुड इट हैव कॉस्ट मी इफ़ आई हैड हायर्ड दीज थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, और वो जो अमाउंट भी बनेगी वो आप कॉस्ट में डालेंगे। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा था कि दीज आर एस्टिमेटेड चार्जेस फॉर द यूज़ ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। फॉर इंस्टेंस, आपने अपने बिजनेस के लिए एक ऑफिस यूज़ के लिए आपका ऑनलाइन बिज़नेस है, आप वो ऑनलाइन बिज़नेस के लिए आपके लिए लैपटॉप बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने लैपटॉप ख़रीदा नहीं है, आपके पास पहले से ही मौजूद था, तो लैपटॉप की एक एवरेज कॉस्ट जो है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। अगर बाहर से ख़रीदा होता तो वो क्या कहलाती? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो आई होप द डिस्टिंक्शन इज़ क्लियर। तो कॉस्ट्स जो होती हैं वो उसके ये 3 पार्ट्स होते हैं: एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स, इम्प्लिसिट कॉस्ट्स और नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट भी कॉस्ट का ही हिस्सा है। अच्छा, अब चलते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट की तरफ, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। असल में टाइम पीरियड जो है वो बहुत मैटर करता है प्रोडक्शन के लिए। हमें ये तो पता है कि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट हमें कॉस्ट के लिए अंडरस्टैंड करना पहले ज़रूरी है। ठीक है। तो शॉर्ट रन क्या है?
It refers to a period of time when at least one factor of production is fixed in supply. यानी आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उसमें से आपका कम से कम एक फिक्स्ड रहे, तो उस टाइम पीरियड को आप शॉर्ट रन टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि शॉर्ट रन इट इज़ नॉट सम कैलेंडर टाइम, इट इज़ नॉट डिफाइंड एज एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ वीक्स, मंथ्स और ईयर्स. In some industries it may last for years, like if you have to construct a large electric power plant. ठीक है, और in some industries it may be a matter of days, like to expand some computer center. बिजनेस की नौयत पर डिपेंड करता है कि उसका शॉर्ट रन कितना है, हफ्ते का है, महीने का है, साल का है. हम इसको एज अ कैलेंडर टाइम नहीं डिफ़ाइन करते. हम सिर्फ ये कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड वो कहलाता है, शॉर्ट रन वो कहलाता है जब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस में से कम कोई एक फिक्स्ड रहे. यानी लेट्स से लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन है और आप सिर्फ लेबर को वेरी कर रहे हैं, तो बाकी 3 फिक्स्ड हो गए. तो ये क्या हो गया, शॉर्ट रन हो गया. या आप यूँ कह लें कि आप ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छेड़ सकते, बाकी तीनों चीज़ों को आप चेंज कर रहे हैं, तब भी एक फिक्स्ड हो गया, वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट रन. इसी तरह लॉन्ग रन क्या है, इट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरीड एंड फर्म्स में एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री. यानी लॉन्ग रन, ये फिर वही बात आ गई कि ये कोई कैलेंडर ईयर या कैलेंडर टाइम नहीं होता. अगर आप अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग रन. और लॉन्ग रन में नई फर्म्स बिजनेस में आ सकती हैं. ठीक है, आपको जो भी बिज़नेस प्रॉफिटेबल लगता है उसमें नई फर्म्स हमेशा एंटर होती रहती हैं, और जो सरवाइव नहीं कर सकती वो बिज़नेस छोड़ती जाती हैं, यानी वो इंडस्ट्री से एग्ज़िट कर जाती हैं. तो ये लॉन्ग रन का मतलब होता है कि जब उसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकें. अच्छा, अब ये तो सिर्फ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है, मतलब हमें ये अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी तो हमें शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स की समझ आएगी. अब शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स क्या होते हैं. अब जब आपको पता चल गया शॉर्ट रन क्या है, शॉर्ट रन इट्स अ टाइम पीरियड व्हेन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड इन सप्लाई. तो शॉर्ट रन में कॉस्ट्स आपकी 2 तरह की होती हैं, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, और फिर इनको मिला के बन जाती है टोटल कॉस्ट. ठीक, तो अब 1 बाय 1 हम समझते हैं कि ये शॉर्ट रन कॉस्ट्स क्या हैं, इनका क्या मतलब है. FC मैंने फिक्स्ड कॉस्ट के लिए लिखा है. फिक्स्ड कॉस्ट्स आर द वंस विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. यानी वो अखराजात जो आपने खामखा उठाने ही हैं, आप प्रोडक्शन करें या ना करें. फॉर इंस्टेंस आपने एक फैक्ट्री स्टार्ट की, लेट्स से गारमेंट इंडस्ट्री फैक्ट्री स्टार्ट की, अभी आपका मार्केट में एक भी ड्रेस जो है वो सेल नहीं हुआ, फिर भी आपको कुछ खर्चे उठाने पड़ेंगे. फॉर इंस्टेंस आपको रेंट देना पड़ेगा, आपने कोई परमानेंट स्टाफ रखा है, चौकीदार रखा है, यानी या कोई अकाउंटेंट रखा है, आपको उसको उसकी सैलरी देनी पड़ेगी. अगर आपने कारोबार शुरू करने के लिए कोई लोन वगैरह बैंक से लिया है, आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अगर कोई टैक्सेस वगैरह आपको देने पड़े हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, या प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह था जो आप बिज़नेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, प्रोडक्शन प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, आपको वो टैक्सेस देने पड़ेंगे. आपने कारोबार शुरू करने के लिए किसी किस्म की लाइसेंस की ज़रूरत थी, अभी आपको चीज़ें मार्केट हुई भी नहीं हैं, सेलिंग शुरू भी नहीं हुई, आपको वो लाइसेंस फ़ी वगैरह देनी पड़ेगी. तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो ज़ीरो आउटपुट यानी ज़ीरो पैदावार पर भी आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और वो कहलाते हैं फ़िक्स्ड कॉस्ट्स. ठीक है, इसीलिए मैंने कहा फिक्स्ड कॉस्ट आर द वंस विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. वो पैदावार बढ़ने से बढ़ नहीं जाते, वो ज़ीरो आउटपुट पर भी आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और पैदावार बढ़ भी जाए तब भी वो सेम रहते हैं. अब देखें, जैसे यहाँ पर मैंने Q
रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट, ठीक है। FC स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। इसको यहाँ मैंने लिखा भी है कि इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप यहाँ पे T भी लगा सकते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखें ज़ीरो पे मैंने ये हाइपोथेटिकली एक टेबल बनाया है कि अगर एक एक इंडस्ट्री है, वहाँ पर जब कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तब भी लेट्स से वो 20,000 उनका फिक्स्ड खर्चा था, फिक्स्ड कॉस्ट थी, यानी रेंट, सैलरीज वगैरह वगैरह उनको हर महीने देने पड़ रहे थे। जब उनकी प्रोडक्शन 1 हुई, 1 से ज़्यादा आप इसको मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स भी ले सकते हैं, 100 गारमेंट प्रोड्यूस हुए तब भी उनकी फ़िक्स्ड कॉस्ट वही रही, 200 गारमेंट्स प्रोड्यूस हुए तो फ़िक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रही। यानी आउटपुट लेवल बढ़ता भी गया, फ़िक्स्ड कॉस्ट फिर भी फ़िक्स्ड ही रही, क्योंकि ये बेसिक खर्चे तो उनके चेंज नहीं होंगे। इसको अगर आप ग्राफिकली शो करें, इफ़ यू टेक आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस 1 2 3 4 and 5, and cost on y-axis, let's say here we have 10, we have 20 and we have 30। अब हर आउटपुट लेवल पर अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को बनाते जाएं तो ज़ीरो आउटपुट पर भी कॉस्ट 20 है, 1 पर भी 20 है, 2 पर भी 20 है, 3 पे भी, 4 पे भी और 5 पे भी। सो व्हेन यू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स, your fixed cost is going to come out as a horizontal line, it's a straight line। आप इसको horizontal भी कह सकते हैं, और जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है it's a straight line parallel to x axis। parallel कहते हैं जैसे रेल की पटरियाँ नहीं बिल्कुल ऐसे साथ साथ चलती, तो ये भी देखें ऐसे ही साथ साथ पैरेलल चल रहा है। कोई लाइन अगर इस तरह वर्टिकल आती है तो उसके लिए हम कहते हैं इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये कर्व्स को या लाइंस को, ग्राफिकल लाइंस को एक्सप्लेन करने के तरीके हैं। सो दिस इज़ व्हाट फिक्स्ड कॉस्ट इज़, दैट इट डज़ नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट रिमेन्स फिक्स्ड, एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक ग्राफिकली। ओके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नाम से ही पता चले जो चेंज होती रहती है, और जो किस से चेंज होगी, लेवल ऑफ आउटपुट से। इट वेरीज विद द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट। इट अराइजेज ड्यू टू वेरिएबल इनपुट्स, यानी वो अखराजात जो आउटपुट या पैदावार के बढ़ने से बढ़ जाएं उनको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और वो क्यों बढ़ते हैं या वो क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि इनपुट्स चेंज होती हैं। आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे आपको उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आपको उतना ज़्यादा आपका तनख्वाहों पे ख़र्च होगा, आपका फ्यूल पे ख़र्च होगा, ठीक है। तो ये तमाम वेरिएबल कॉस्ट्स का हिस्सा है। ये जो पॉइंट है, व्हेन आउटपुट इज़ ज़ीरो वेरिएबल कॉस्ट इज़ ज़ीरो, ये टिपिकल ब्लैंक्स में आता रहता है कि वेरिएबल कॉस्ट जब आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते तो वेरिएबल कॉस्ट अक्सर ज़ीरो होती है। एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं वेरिएबल कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस। ज़ाहिर है परमानेंट स्टाफ के अलावा जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे आपको उतने ज़्यादा लोग रखने पड़ेंगे, उनको वेजेस देनी पड़ेंगी, उतना ज़्यादा आपका रॉ मटेरियल लाना ले जाना, मार्केटिंग, ये सारा आपका ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा भी बढ़ेगा, आपका फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, आपको एक्साइज ड्यूटी वगैरह, सेल्स ड्यूटी वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड टैक्सेस जितने हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे, और वो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उनकी भी अमाउंट ज़्यादा होगी। डिप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह आएगी। डिप्रिसिएशन कॉस्ट कहते हैं वेयर एंड टेयर चार्जेस को। जैसे बिजनेसेस में बहुत कैपिटल, बहुत मशीनरी, इक्विपमेंट यूज़ होता है तो वो भी टूट फूट का शिकार होता रहता है, ख़राब होती रहती हैं, तो उस पर जो आप मेंटेनेंस करते हैं उस पर जो ख़र्चा होता है दैट इज़ कॉल्ड डिप्रिसिएशन कॉस्ट। ठीक, तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ती है जितना ज़्यादा आउटपुट बढ़ती है। इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए देखें मैंने यहाँ पर लिखा है Q विच स्टैंड्स फॉर आउटपुट। ये वही फिक्स्ड कॉस्ट मैंने रिपीट कर ली है जो मैंने अभी पीछे लेसन में ली थी कि फ़िक्स्ड कॉस्ट किसी भी प्रोडक्शन में फ़िक्स्ड रहती है, प्रोडक्शन ज़ीरो हो या आप बढ़ा दें। वेरिएबल कॉस्ट जब आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते वो ज़ीरो होती है, लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। आपने एक पैटर्न वेरिएबल कॉस्ट का याद रखना है
कि शुरू में सिंस इट्स अ शॉर्ट रन कॉस्ट, शुरू में आपका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती है विद अ डिक्रीजिंग रेट, यानी इनके दरमियान के गैप्स कम कम होते हैं। अब मैंने यहाँ 5 तक वैल्यूज़ लिखी हैं, लेकिन अगर आप इसके बाद वैल्यू लगा लें 6 7 8 9 10, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो उनके लिए भी 20 ही रहेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के गैप्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यानी 95 से आप कह लो 130 हो जाएगा, 130 से फिर इसको 180 तक ले जाओ, फिर 180 से इसको 220 पे ले जाओ, यानी गैप्स बढ़ जाएंगे। तो इसको हम टेक्निकली कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी बढ़ती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, और फिर आप शॉर्ट रन में मज़ीद प्रोडक्शन बढ़ाएं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एकदम से राइज़ करना शुरू कर जाती है, यानी उसके जंप्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, विच इज़ टेक्निकली कॉल्ड इट इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट, या इंक्रीजिंग स्पीड से वो बढ़ती है। अब इसी चीज़ को अगर यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना हो, इसको देखें, मैं यहाँ पर बाकायदा स्केल लेके ड्रॉ नहीं करती, जस्ट लुकिंग एट द पैटर्न कि ये किस तरह बढ़ रहा है। 0 पर तो ये 0 है, और 1 पर ये इस तरह से देखिए 30, मैं फ्री हैंड ड्रॉ करने की तरीका आपको बताना चाह रही हूँ कि ये देखें, अगर यहाँ पे चलो ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हैं 95 तक। चलें 20 40 60 80 एंड 80 एंड देन 100, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कि 0 पर आपकी 0 थी, ठीक है, 1 पर आपकी कॉस्ट है 30, तो वो समवेयर हेयर आ जाएगी। सेकंड पे है आपकी 50, तो यहाँ पर आ जाएगी। थर्ड पे है 65, तो समवेयर हेयर। फोर्थ पे है 77, तो वो भी तकरीबन इधर ही आएगी। और फिफ्थ पर है 95, ठीक है, 95 यहाँ पर ऊपर चला गया। तो इसको आप ज्वाइन करें तो ये कुछ इस तरह आएगी। और इसके बाद भी अगर मैं आपको बताऊं कि फ़िगर्स ना, तो वो बहुत शार्पली ऐसे ऊपर जाएगी, जो मैंने अभी यहाँ पर एज्यूम नहीं किए, ज़बानी आपको बताए थे। तो ये आप देखिए ग्राफिकली भी ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब वेरिएबल कॉस्ट को ग्राफ में भी इसी तरह ही ड्रॉ करना है कि बढ़ रहा है लेकिन बहुत स्लोली बढ़ता है, और एक पॉइंट पर आकर बहुत शार्प इंक्रीज इसमें हो जाता है। तो इस तरह इसका ग्राफ जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस वाज वेरिएबल कॉस्ट। इसको वीसी से भी शो कर सकते हैं, और जिस तरह फिक्स्ड में लगाया था आप टी भी लगा सकते हैं, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं टोटल कॉस्ट की तरफ, ठीक। आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लें तो आपका बन जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इट इज़ द सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यानी अगर मैंने इस टेबल के लिए फिक्स्ड कॉस्ट बनानी है तो ज़ीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट, यानी ये एन एंटरप्रेन्योर टोटल कॉस्ट ज़ीरो आउटपुट पे इसकी कितनी हो गई 20। जब ये 100 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा था तो इसकी टोटल कॉस्ट थी 50, फिर हो गई इसकी 70। आई एम जस्ट एडिंग दीज टू अप, ओके। देन 60 70 80 85, इसी तरह 70 80 90 97, और 90 100 110 105, आई होप 115 आएगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, जस्ट चेक इट आउट लेटर। 95 प्लस 20, वेट लेट मी चेक इट हियर, 90, हाँ 115, ठीक है। ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट, ओके। इसको यहीं पर मैंने लिखा है कि अगर आप इसको टी सब्सक्रिप्ट के साथ लिख लें तो टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। अब इन सब को आप प्लॉट करें
इन सब वैल्यूज़ को आप प्लॉट करेंगे तो दिस लाइन इज़ गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू लाई अबव ऑल दिस विद द सेम पैटर्न, और ये कहलाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। ये मैंने फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया है, आप चाहें तो इसको अलग ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी तमाम शॉर्ट रन कॉस्ट्स। लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ टोटल के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट भी होती है। फॉर इंस्टेंस टोटल कॉस्ट का एवरेज क्या होगा? एवरेज कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज क्या होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये भी शॉर्ट रन का हिस्सा है, बट विल डू इट इन नेक्स्ट। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट्स। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि कॉस्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का लेवल ऑफ आउटपुट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इट रिमेन्स फिक्स्ड वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग नथिंग और वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ आउटपुट। और वेरिएबल कॉस्ट जो है इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन जब आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती तब वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होती है, और जितनी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, और इन दोनों का सम जो है वो टोटल कॉस्ट कहलाता है। अगर आप इस इक्वेशन को Q पे डिवाइड कर दें, यू डिवाइड इट ऑल बाय Q, वेयर Q इज़ द आउटपुट। So what do you get? You get the formula of average costs. ये किस चीज़ का बन गया है? This is the formula of average total cost, या इसको average cost भी कहते हैं। So what is average cost? Average cost is total cost divided by the level of output. ठीक है, ये हिस्सा अगर आप इसको देखें। अब for instance, total cost of production of something is, let's say it is rupees 500 kilograms sugar is rupees 3000। ठीक है, यानी 500 की आउटपुट 500 किलोग्राम शुगर प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपकी टोटल कॉस्ट लेट्स से 3000 है, और इस तरह मैं इनकी वैल्यूज़ को डाल दूँ कि 3000 टोटल ख़र्चा आ रहा है आपका तकरीबन 500 केजी शुगर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 6 रुपीज़ 6। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर केजी शुगर इज़ रुपीज़ 6। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम पर टोटल कॉस्ट आपकी जो है वो 6 रुपये के करीब आ रही है। अच्छा, अब आप इसी तरह आप इस वाले कॉन्सेप्ट को ले लें। ये किस चीज़ का फॉर्मूला बनता है? ये फॉर्मूला बनता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। सिंस इट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, इसको आप आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगी। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज़ व्हेन यू डिवाइड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट divided by the level of output. Okay, now for example, let's say fixed cost of producing same 500 kg of sugar is let's say rupees 1000, यानी फिक्स्ड कॉस्ट तकरीबन 1000 रुपये आ रही थी वही 500 kg शुगर बनाने के लिए। ठीक, सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि पर केजी शुगर, ये जो 6 रुपये आए थे, इन 6 रुपये में से 2 रुपये हर केजी पर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। और ये एक बात याद रखने की है कि जितनी ज़्यादा आउटपुट लेवल बढ़ेगी फ़िक्स्ड कॉस्ट आपकी उतनी ज़्यादा ड्रॉप करती जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर फ़िक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पर मैं क्यू लूँ आउटपुट, यहाँ पर मैं कॉस्ट लूँ, तो जितनी ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगी आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट ड्रॉप करती जाएगी। ठीक है, तो आपका एवरेज फ़िक्स्ड कॉस्ट का कर्व इस तरह जाता है। ठीक हो गया? इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग और इट कंटिन्यूसली
decreases when you keep on producing larger and larger quantities। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी इस तरह दिया जा सकता है। आप खुद सोच लेना, यहाँ 500 की जगह अगर 1000 हो तो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो आपको हर केजी शुगर 1 रुपये पड़ना शुरू हो जाएगी। 1000 की जगह 1500 लिख लें, अगर 1500 लिख लें तो वो पॉइंट्स में आंसर आएगा। यानी अब आपकी आउटपुट ज़्यादा होगी तो पर यूनिट यानी या इस एग्जांपल में पर केजी शुगर की फ़िक्स्ड कॉस्ट कम होती चली जाएगी, इसलिए इसका कर्व जो है वो इस तरह डिक्लाइन करता है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, ये हमारा पोर्शन कवर हो जाता है इसमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। नेक्स्ट है आपके पास ये चीज़ जो आ जाती है, चूँकि ये वेरिएबल कॉस्ट थी और जब आप इसको आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, total variable cost when it is divided by the total output we get average variable cost. Now for example, let's say total variable cost of producing the same 500 kilograms of sugar is rupees 2000। ठीक है, यानी वेरिएबल कॉस्ट उस पर 2000 रुपये आ रही थी, रॉ मटेरियल का ख़र्चा वगैरह, लेकिन प्रोड्यूस तो उतने ही आप 500 किलोग्राम्स शुगर कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 रुपीज़। ठीक है, यानी हर केजी शुगर पर 4 रुपये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी। और वेरिएबल कॉस्ट हम सीख चुके हैं कि वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ आउटपुट पर। तो आप देख लें कि अगर जिस तरह ये टोटल के लिए एक फार्मूला बनता था कि टोटल कॉस्ट, ये हमने ऊपर लिखा था ना, टोटल कॉस्ट इज़ द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह अब आपका एवरेजेस के लिए भी फॉर्मूला बन जाता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे इस केस में आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट 6 रुपीज़ आई थी और ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 2 आई थी और ये 4 आई थी, तो ये 6 के बराबर ही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है इट ऑल्सो डिमिनिशेस। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये याद रखने वाली है। ऑल्दो यहाँ पर मैं किसी टेबल के साथ नहीं ड्रॉ कर रही, आपको ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले टेबल बनाया था उसमें भी आप अगर आउटपुट लेवल से डिवाइड करते जाएं और 3 कॉलम्स कैलकुलेट कर लें फिक्स्ड कॉस्ट के, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, और फिर उसको बाकायदा स्केल लेके ड्रॉ करें, तब भी आपका शेप इसी तरह ही आएगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ जनरली बता रही हूँ कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होता है इट डिमिनिशेस। ठीक है, एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग। सो दिस इज़ योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और अगर आप टोटल कॉस्ट को ड्रॉ करेंगे तो टोटल कॉस्ट में चूँकि फ़िक्स्ड कॉस्ट भी शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है, तो वो इसी शेप की होगी और इससे ज़रा सा ऊपर लाई करेगी। अगर आप अपनी बुक्स में देखें, ठहरें, ये फर्स्ट ईयर की बुक है, ठीक है, हबीबुल्लाह वसीर की। डोंट गेट टेंस व्हेन यू लुक एट दीज डायग्राम्स। ये देखें जो मैंने आपको बताया कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करती है, average variable cost it declines, reaches a minimum level, and then it starts rising, because this is the short run that we are discussing, so that's why it starts rising quickly। और अगर आप इन दोनों को यानी फिक्स्ड ड्रॉ करेंगे तो वो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व आएगा। इन्होंने एवरेज टोटल के लिए बुक में यहाँ पर सिर्फ AC लिखा है, हालांकि ये ATC है। यहाँ पे फुट नोट्स में लिखा भी हुआ है कि ATC की जगह हम AC यूज़ करें। तो उसमें देखें ये इससे भी ऊपर है क्योंकि इसमें ये कॉस्ट भी शामिल है और ये भी। सो दिस प्लस दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ बिगर हायर कर्व विच इज़ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है। अच्छा, अब मूव करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है मार्जिनल कॉस्ट। लेट मी टर्न द पेज। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है दैट चेंज इन टोटल कॉस्ट divided by change
इन आउटपुट। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दिया। ठहरे मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से कि ये जो अभी हमने पीछे एग्जांपल हम कर रहे थे कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर, अभी तक जो अभी पीछे हमने ये फार्मूलाज यूज़ किए, इसमें हमने टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर क्या ली थी, 500। अब आप अज्यूम कर लें कि अब जो आपने एक और एडिशनल केजी प्रोड्यूस किया 100 केजी पर, अगर आपकी 500, चले मैं लिख लेती हूँ क्यू और टोटल कॉस्ट 500 केजी शुगर प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कॉस्ट अगर आपकी लेट्स से टोटल कॉस्ट आपकी 1000 थी। लेट मी थिंक अगैन कि कहीं मैं वैल्यूज़ ग़लत ना लिख दूँ। 505 यूँ कर लेते हैं, चले 500 यहाँ पर टोटल कॉस्ट थी और यहाँ पे लेट्स से कि आप 100 ले रहे थे, ठीक है, यानी आप 100 केजी शुगर प्रोड्यूस कर रहे थे, टोटल उस पर ख़र्चा आपका 500 रुपीज़ आ रहा था। अब आपने 101 किलो केजी शुगर प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, यानी 1 यूनिट का इजाफ़ा कर दिया, और उस 1 यूनिट की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 505। तो यहाँ पर आप चेंज इन टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, दिस माइनस दिस, 505 माइनस 500, सो विच इज़ गोइंग टू बी 5, ठीक है, 505 माइनस 500 विच इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पे कितने आउटपुट का चेंज आया, 1 यूनिट का फ़र्क आया, वो कैसे फाइंड करेंगे, 101 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 1। अब आप इस फॉर्मूले में अगर इस चीज़ को पुट करें कि चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना आया 5 और उसको चेंज इन आउटपुट कितनी आई 1, आंसर आपके पास क्या आएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 यूनिट का एडिशनल इजाफा हुआ तो उस 1 यूनिट की वजह से आपका एडिशनल ख़र्चा कितना आ गया 5 रुपीज़, जिसको हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट को डिफ़ाइन भी इसी तरह ही किया जाता है कि इट इज़ द एडिशन टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द एडिशन टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, और हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट इस तरह करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप इस डेफिनेशन के बाद लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट। अब प्रोड्यूसर्स मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर कभी भी नहीं चाहता कि अगर वो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करे तो इधर उसकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़े। वो हमेशा ये चाहेगा कि हर एक्स्ट्रा यूनिट उसको पहले से कम महंगा पड़ रहा है, यानी सस्ता पड़ रहा है बनाना, तभी तो वो आउटपुट को बढ़ाना चाहेगा, वरना उसको हर एडिशनल यूनिट पहले से ज़्यादा महंगा पड़े तो वो कभी भी अपनी आउटपुट को नहीं बढ़ाएगा। अगर आप मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करें, ठीक है, अगेंस्ट आउटपुट, इफ़ यू टेक क्यू आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस एंड अगेन कॉस्ट ऑन y axis, your marginal cost curve is going to be somehow look like a tick mark, ठीक है। इफ़ इट इज़ अ शॉर्ट रन कर्व इट्स गोइंग टू बी रादर स्टीप एंड इट्स गोइंग टू लुक लाइक समहाउ लाइक दिस मार्जिनल कॉस्ट कर्व, आप इसको लेबल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कभी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट भी करनी हो टेबल में, तो वो जैसे यहाँ पर मैंने अभी कैलकुलेट की है, ये थर्ड कॉलम आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे इसकी मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं है, सेकंड पे हमने कैलकुलेट की है वो है नंबर 5। अगर लेट्स से ये 102 केजीज़ प्रोड्यूस करता है और इस पे इसकी मार्जिनल कॉस्ट चली जाती है 508 रुपीज़ पे,
तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। 508 में से 505 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 3। और यहाँ पे मार्जिनल चेंज इन आउटपुट कितनी है 102 minus 101 1. So this is going to be 3 divided by 1 and the answer is going to be 3. यानी ये शख्स 102 kg प्रोड्यूस करना इसके लिए फ़ीज़िबल है क्योंकि उस एडिशनल 1 kg की मार्जिनल कॉस्ट पिछले वाले से कम है। पहला 101 kg जो इसने प्रोड्यूस किया था वो एक्स्ट्रा 1 kg इसको 5 रुपए का पड़ रहा था, लेकिन जब इसने 102 kg प्रोड्यूस किया तो वो एक 102 जो kg ऑफ शुगर था वो इसको उसकी मार्जिनल कॉस्ट 3 रुपए पड़ी। सो इट इज़ वाइज फॉर हिम टू फर्दर कीप ऑन increasing his production of sugar. So this was all about concept of costs. टोटल के कॉन्सेप्ट्स हमने किए और एवरेजेस के हमने किए। लेट मी हैव अ लुक एंड येस दैट्स अबाउट इट। ये देखिए, ये बुक में अगर आप देखेंगे हबीबुल्लाह वसीर की बुक में, तो इन्होंने एक ही में ये सबको कंबाइन कर दिया है। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको सेपरेट ड्रॉ करके बताया है, इन्होंने एक ही में कंबाइन किया हुआ है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बनाया हुआ है, एवरेज कॉस्ट कर्व भी बनाया है, और वही टिक मार्क की तरह मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ द, यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड फ्रॉम दिस। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज़ देयर behavior and their relationship and the shapes of the curves. यहाँ पर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है, ये ब्लैंक्स में अक्सर बच्चों के लिए आ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल एट द पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम। यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों के एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट ये उस पॉइंट पे करते हैं जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी, यानी लोएस्ट लेवल पर। ठीक, इसका एक रीज़न है, वो आगे इंशाल्लाह जब हम मार्केट्स करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। फ़िलहाल ये पॉइंट आप याद रखिए कि एवरेज कॉस्ट और यानी एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक जगह पे बराबर होते हैं, लेकिन उस जगह पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है। ओके, सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल। अच्छा, अब जहाँ तक मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है आप लोगों के कोर्स में कॉस्ट्स लिखा हुआ था, टोटल फिक्स्ड वेरिएबल, वो मैंने आपको करा दिया, लेकिन टोटल फिक्स्ड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होता था बग़ैर एवरेज के कॉन्सेप्ट कराए, क्योंकि मार्केट्स में फिर वो आपकी कोर्स में है और वहाँ पर ये सारे एवरेज कॉस्ट्स के कॉन्सेप्ट हैं, लिहाजा ये भी बताना मस्ट था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आप अपने चैप्टर्स में देखें, वो मेरे अगर बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक में भी, ठीक है, अब्दुल हलीम ख्वाजा की बुक में भी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स बताए हुए हैं। फॉर माय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स आपके स्मार्ट सिलेबस में आइडेंटिफाइड नहीं हैं, लेकिन नेवरदलेस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। ठीक है, इस पे ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए, बट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पहली ही चीज़ देखें लिखी हुई है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स में, ये बोल्ड लेटर्स में, लॉन्ग रन कर्व्स आर डिराइव्ड फ्रॉम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। यानी पहले तो मैंने आपको बता दिया ना कि टाइम फैक्टर के हिसाब से कॉस्ट हो सकती है, एक लॉन्ग रन होता है, एक शॉर्ट रन होता है। शॉर्ट रन में 3 टाइप की कॉस्ट्स थी, टोटल, फिक्स्ड, वेरिएबल। ठीक है, टोटल बनती ही फिक्स्ड और वेरिएबल से है, फिर उनके एवरेजेस के कॉन्सेप्ट बता दिए, लेकिन लॉन्ग रन कर्व्स क्या है, वो शॉर्ट रन से ही डिराइव किए जाते हैं। और यहाँ पे बड़े 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लिखे नज़र आ रहे हैं। पहला लिखा हुआ है देयर इज़ नो फिक्स्ड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। आई होप you can see all this. There is no fixed cost in the long run. All factors of production become variable. The size and capacity of firm can be changed according to demand.
सो देर इज़ नो नीड टू ड्रॉ अ फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ये अब आपको ब्लैंक्स में आ सकता है कि क्या लॉन्ग रन में फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है? नहीं, लॉन्ग रन में कोई फ़िक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि आपका कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स नहीं होता, आप सबको चेंज कर सकते हैं। सो देर इज़ नो नीड टू ड्रॉ फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ठीक है, एक तो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही थी। दूसरे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर completely divisible. Various factors can be combined in any proportion. Therefore, their optimal utilization is possible. Optimum utilization is possible. यानी factors of production completely divisible होते हैं, और ये एंटरप्रेन्योर की अपनी मर्ज़ी पर है कि वो उनको किन प्रोपोर्शंस में कंबाइन करता है और बेस्ट पॉसिबल उनको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता है। ऑप्टिमम ऑफ कोर्स इट मीन्स बेस्ट पॉसिबल। आगे लिखा हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट दे आर फ्लैटर देन शॉर्ट पीरियड कॉस्ट कर्व्स, दे फॉल स्लोली, रीच टू देयर मिनिमम पॉइंट एंड देन स्टार्ट राइजिंग स्टार्ट राइजिंग स्लोली। ये अगर मैं आपको, ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये जो मैंने अभी रीड किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स ड्रॉ करने हो तो वो ज़रा स्टीप होते हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स ड्रॉ करने हो तो उनकी शेप वही होती है बट दे आर फ्लैटर। यानी अगर ये शॉर्ट रन का था, वैसे यहाँ पे SVC भी लिखा जा सकता है, दैट मीन्स शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब इसी को अगर मैंने लॉन्ग रन में ड्रॉ करना हो, ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन, उसकी यही शेप होगी, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्लैट विद द सेम बिहेवियर। ठीक है, और उसको आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व L लगा के शो कर सकते हैं कि वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। That's why I always tell my students that short run cost curves and long run cost curves, they look alike, but the first one is steep and the later is a bit flat. आगे ये इन्होंने डिराइव करना आपको सिखाया हुआ है, बट यू आई सजेस्ट दैट यू लिसन टू दिस, ओके, कि ये किस तरह ये बनते हैं। ठीक है, या आप ये क्यों कहा जाता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एनवेलप कर्व होता है। ठीक, अच्छा, अब देखें यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि लेट्स से एक फर्म है, वो एक प्लांट यूज़ कर रही है, उस प्लांट का एवरेज कॉस्ट कर्व ये है शॉर्ट रन में, इसे लिखा हुआ है SAC1 फॉर प्लांट 1। अगर अब इस शख्स की कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है तो आखिर ये अपने इस एक प्लांट को कितना यूज़ करके अपनी आउटपुट बढ़ा लेगा, एक उसकी एक लिमिट है। अगर कंटिन्यूसली इसकी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो इसको सेकंड प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा। मज़ीद इसकी कमोडिटी की डिमांड बढ़े तो इसको और एक थर्ड प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसी तरह फोर्थ और इसी तरह फिफ्थ। तो ये इन्होंने ऐसी एग्जांपल के तौर पे बताया है कि अगर एक शख्स को अपनी उसकी चीज़ की डिमांड परमानेंटली बढ़ रही है, सो ही विल हैव टू इंस्टॉल न्यू प्लांट्स, क्योंकि वो एक ही प्लांट पर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसकी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी ये जो फर्स्ट प्लांट है, इस पे अगर ये OQ0 लेवल जो है इधर तक या इससे पीछे पीछे तक इसकी डिमांड रहे, तब इसको प्लांट 1 यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर इसकी डिमांड Q1 हो रही है तो फिर आप देखें इसकी कॉस्ट कितनी चढ़ जाती, यहाँ से इसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो रही है ना, यहाँ तक एवरेज कॉस्ट मिनिमम थी। जब तक कॉस्ट मिनिमम रहती है तब तक प्रोडक्शन वायबल है, आपको आपका एवरेज ख़र्चा कम आ रहा है। लेकिन जब आप इस एरिया में आ जाते हैं, दैट मीन्स कि आपकी चीज़ बनाने पर एवरेज ऑन द एवरेज ख़र्चा बढ़ गया है। अगर अब ये शख्स लेट्स से इससे OQ1 kg ऑफ शुगर डिमांड हो रहा है और ये इसी प्लांट को इस्तेमाल करके वो डिमांड पूरी करने की कोशिश करता है, तो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है AQ1। लेकिन ये शख्स लेट्स से डिसाइड करता है दैट नो, आई हैव इनफ टाइम, आई हैव इनफ कैपिटल, सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल अ न्यू प्लांट। ये न्यू प्लांट पर ये इसका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 है। अब इस न्यू प्लांट पर अगर ये OQ1 लेवल यानी लेट्स से 500 kg शुगर प्रोड्यूस करता है, तो इसकी कॉस्ट अब इतनी है। पहले कितनी थी? पहले प्लांट पर
Q1, अब इसकी कॉस्ट कितनी है BQ1, इसकी कॉस्ट कम हो गई है। इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मतलब ये कि उसकी अगर चीज़ की डिमांड परमानेंटली बढ़ रही है, ही हैज़ टू रिमेन ऑन द एरिया ऑन एवरेज कॉस्ट कर्व वेयर द कॉस्ट इज़ मिनिमम। वो इस एरिया में उसको वाइबल नहीं है, यहाँ पे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो हम कहते हैं, शुरू में ही मैंने आपको कहा था कि किसी भी प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर कोशिश करता है कि उसकी कॉस्ट मिनिमम रहे। ही विल बी अ वेरी सिली मैन कि अगर उसकी एवरेज कॉस्ट हाई आ रही है, वो एक ही प्लांट को इस्तेमाल करता जाए, उसको एग्जॉस्ट करे, उसकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी ज़्यादा होगी। एक ही प्लांट अगर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा तो ही थिंक्स वाइबल टू इंस्टॉल अनदर वन एंड येट अनदर वन, ठीक है। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बनाई है कि आपका कॉस्ट कर्व जो है फिर उसकी शक्ल कुछ इस तरह बन जाती है, M1 M2 से M3 टू M4 टू M5 MM इस तरह। लेकिन जहाँ जहाँ पर ये कॉस्ट मिनिमम है वहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और फिर उस टेंजेंट को जॉइन कर दिया जाए तो वो आपका क्या बन जाएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जो मैंने आपको बात यहाँ पर बताई थी कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से मिलकर बनते हैं। सो दिस इज़ द वे, दिस इज़ वाई कि किस तरह वो उससे मिलकर बनते हैं। आप उसकी हर जगह पर मिनिमम लेवल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और उसको फिर ज्वाइन कर दिया जाता है, तो वो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शो करता है। इसीलिए क्या कहा था मैंने कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनवेलप कर्व, ठीक है। उसकी जो शेप होती है वो एक एनवेलप की तरह होती है, बाकी सारों को उसने अपने आप में रखा होता है, तो दैट्स वाई इट्स फ्लैटर एंड इट लुक्स एज इफ इट्स कवरिंग ऑल द एवरेज कॉस्ट कर्व्स। लेकिन जब हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं तो हम ये छोटे छोटे कर्व्स नहीं बनाते। जैसे यहाँ पर मैंने जो आपको एक फ्री हैंड बना के बताया था, अब फ्री हैंड बनाने का मतलब यही था कि ये बहुत सारे एवरेज कॉस्ट कर्व्स से मिलके बना है, लेकिन मैंने वो चीज़ ड्रॉ नहीं की। मैंने आपको जनरल बिहेवियर बता दिया कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ फ्लैटर, whereas short run average cost curve is of the same shape but it is steep, ठीक है। So these were your long run cost curves. This concept is in the course for the my BS students, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के तो कोर्स आउटलाइन में कॉस्ट कर्व्स मेंशनड हैं। एज फार एज my BS law students are concerned, yes, some of the objectives have been in the past coming up from these topics, so I always do these topics with them, although they are a little too tricky. इसी तरह ये आगे इन्होंने आपको मार्जिनल कॉस्ट्स बताया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो भी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व से मिलकर ही बनता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज इट्स मोर देन इनफ कि यहाँ तक आपको समझ आ जाए कि शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से मिलकर ही लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स बनते हैं। और अगर आपने लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाना है तो अगर आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस तरह था तो आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज गोइंग टू बी फ्लैट, सेम शेप बट flat, because again it is the envelope of short run marginal cost curves. So I hope the concept is clear to you. Thank you.